नमस्कार, दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल से सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस आग में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए। आपको बता दें, आग इतनी भयावह थी कि अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन बाद में आग पर काबू पा लिया गया। न्यू लाइफ सिटी हॉस्पिटल है। इसमें करीबन ऐसी सूचना मिली थी कि करीबन 2:30 से 3 के बीच में एक यहाँ घटना हुई है, जिसमें कि जब बिजली गई तो जो जनरेटर पे जो बिजली ट्रांसफ़र होती है उसके दौरान कुछ शॉर्ट सर्किट जैसी घटना, अभी जितना हम पूछताछ कर पाए उसमें ये तथ्य आए कि उसके कारण यहाँ आग लग गई थी, जिससे जो कि नीचे से ऊपर की तरफ गई। और इसमें तत्काल जो है पुलिस बल, फायर ब्रिगेड वगैरह पहुंचे। पुलिस ने शीशा वीशा तोड़ करके कुछ लोगों को रेस्क्यू करने में भी फायर ब्रिगेड के साथ मदद करी। अभी तक जो कंफर्म कैजुअलिटीज़ हैं वो 8 है, जो 8 से 10 तक ये फिगर हो सकता है। अत्यंत दुखद और दर्दनाक घटना अस्पताल में हुई है, आगजनी। चूँकि शायद क्षेत्रीय जनों का ऐसा कहना है कि नीचे जनरेटर है, उसमें आग लगी और वो अस्पताल का एक ही रास्ता जाने का था, उसके सामने जनरेटर था, उसमें आग लगने के कारण पूरे अस्पताल में आग लगी है। लोग ज़्यादा निकल नहीं पाए। अभी सिर्फ अंदाज है कि 20 के आसपास लोग अंदर रहे होंगे, स्टाफ और पेशेंट मिलाकर। और जानकारी के अनुसार 8 से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बाकी लोग जो घायल हैं उनको कैसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अस्पताल, उनको प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया गया है। कार्रवाई और सारी चीज़ें निश्चित तौर पे होंगी। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजीव चौधरी। इस समय हम जबलपुर के एक ऐसे अस्पताल के सामने खड़े हैं जो अभी अभी हादसे का शिकार हुआ। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये दमोह नाका शिवनगर में स्थित है। इस हॉस्पिटल में लगभग 2 बजे एक हादसा हुआ। जो बाहर जनरेटर रखा है, इस जनरेटर से आग लगना शुरू हुई और चूंकि आने जाने का रास्ता एक ही था, इसलिए जो अंदर के लोग थे वो भीषण आग के चलते बाहर नहीं भाग पाए। इस भीषण दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और कई सारे लोगों को आसपास के हॉस्पिटलों में भेजा गया है। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, आग बुझा ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि एक व्यावसायिक 2 दुकानों में हॉस्पिटल बना दिया गया। प्रशासन ने इस पर जांच के आश्वासन दिए हैं और कहा है कि जबलपुर की सभी अस्पतालों की जांच की जाएगी। जबलपुर के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने 8 मौतों की पुष्टि की है और वो उनका मानना है कि अभी हो सकता है कुछ मौत और भी बढ़ें। जबलपुर संजीव चौधरी। महंगाई के मुद्दे पर आज लोकसभा में हुई चर्चा के बाद जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया तो इससे नाखुश होकर कांग्रेस के सांसद निर्मला सीतारमण के संबोधन के दौरान ही सदन छोड़कर बाहर चले गए। निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। So, globally when the situation is really like this and every agency after agency is assessing the situation by country and repeatedly in their assessment India has remained the highest, I think this House, irrespective of the party differences, will have to feel proud for this country and its people. They have struggled. State governments have helped. पिछले एक सप्ताह और उससे पहले से भी प्राइस राइज के ऊपर चर्चा मांगने वाले कांग्रेस और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बार बार बोल रहे थे कि जब तक मेरा हालत कोविड से वापस आऊंगी तब तक प्लीज सह जाइए, फिर करेंगे, आपकी अनुमति से आज हो रही है। और उसके लिए मेरा शुभकामनाएं देने वाले अधीर रंजन जी, प्लीज आप स्वस्थ रहो वगैरह, वो जवाब सुनने को तैयार नहीं है, निकल गए, पूरे कांग्रेस निकल गए सर। सो एक विषय अंदर और बाहर जाकर के दूसरे, जब चर्चा हो रही है वो नहीं रहते इधर और बाहर जाकर सरकार भाग रही है, सुनने वाले नहीं है, चर्चा करने को मन नहीं है। अरे चर्चा तो हो रही है अभी। सो कांग्रेस का द्विगला दोहरा चरित्र इससे स्पष्ट हो रही है। देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में सोमवार को रिलायंस जियो
सबसे बड़ी बोलीदाता के रूप में उभरी है। कंपनी ने 88,078 करोड़ रुपए की बोली के साथ नीलामी में बिके कुल स्पेक्ट्रम में से करीब आधा हिस्सा हासिल किया है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार अडानी समूह ने 212 करोड़ रुपए में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा है। जियो ने उम्दा माने जाने वाले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड समेत विभिन्न बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदा है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। हालांकि कोर्ट ने संजय राउत की बीमारी को देखते हुए हिदायत दी है कि उनसे देर रात तक पूछताछ ना की जाए, साथ ही उन्हें घर का खाना और दवाई लेने की इजाजत भी दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद भी शिवसेना सांसद संजय राउत के तेवर में कोई कमी नहीं आई। दोपहर में जब उन्हें कोर्ट लाया गया तो उन्होंने हाथ उठाकर जय महाराज का घोष करते हुए कहा कि उन्हें समाप्त करने की साजिश हो रही है। अदालत में ईडी ने पत्राचाल केस में हुए घोटाले से संजय राउत को फायदा होने की बात कही। ईडी ने बताया कि गोरेगांव पत्राचाल रीडेवलपमेंट में गुरु आशीष कंपनी के एक डायरेक्टर प्रवीण राउत ने कोई पैसा नहीं लगाया था। बावजूद उसके उसे प्रोजेक्ट में 112 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 1 करोड़ 6 लाख रुपए संजय राउत और वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। ईडी के मुताबिक उन्हीं पैसों में से संजय राउत ने अलीबाग में किहिम बीच पर जमीन खरीदी। ईडी ने यह भी बताया कि प्रवीण राउत ने संजय राउत की विदेश यात्रा को फाइनेंस किया था और साल 2010 और 11 में प्रवीण राउत के अकाउंट से संजय राउत को 2 लाख रुपए हर महीने दिए गए थे। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि प्रवीण राउत कोई और नहीं, संजय राउत का फ्रंटमैन था। हालांकि बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि ईडी सिर्फ कहानी बना रही है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। ये चीज के ऊपर क्या रिकॉर्ड उन्होंने आज प्रेजेंट किया कि 8 एग्रीमेंट हुए, क्या उन्होंने प्रपोज किया क्या कि किस तरह से उनको पेमेंट दिया है। आप बोलते हैं कि जो जमीन हमारी परचेज है इट इज इन वाइट, आप उसको रेक्टिफाई करा सकते हो। आप किस तरह से बोल सकते हो कि वो लैंड इनके पैसों से खरीदी गई है। पहले तो ये भी चीज डिफाइन करना पड़ेगा कि जो पेमेंट दिया गया था वो पर्पस क्या था, या पेमेंट दिया है या नहीं दिया है, उसकी भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन फॉर कस्टडी सर। ईडी ने संजय राउत की 8 दिन की ईडी हिरासत मांगी थी, लेकिन बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया और बताया कि संजय राउत एक राजनेता हैं, पार्टी के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, वो कहीं भाग नहीं रहे थे, इसीलिए ये कहना कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं गलत है। हमने हमारा वहाँ पे चैलेंज किया, फाइट किया, और वो उनका डिमांड तो ज़्यादा दिनों तक था, लेकिन 4 दिन की जो कस्टडी मिली है और उस कस्टडी के अंदर जो भी उनको हमसे पूछना है वो हम उनको जवाब दे देंगे। बचाव पक्ष ने संजय राउत के खिलाफ बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए वकोला पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर का भी जिक्र किया। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि स्वप्ना पाटकर की केस बहुत पुरानी है। पहले अपनी जांच में पुलिस को इसमें कोई तथ्य नहीं मिला, लेकिन अब राज्य में स्थिति बदली है तो फिर केस लिया गया है। गिरफ्तारी के पहले तक और गिरफ्तारी के बाद अदालत में लाए जाने तक संजय राउत अपने गले में केसरिया मफलर पहने रहे और अपने अंदाज में मीडिया और आम जनता की तरफ देख हाथ लहराते रहे, लेकिन अदालत में वो पूरे समय शांत बैठे रहे। अदालत में चली तकरीबन 1 घंटे की बहस में दोनों पक्षों की दलीलें और संजय राउत के दिल की बीमारी को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने संजय राउत को 8 दिन की बजाय सिर्फ 4 दिन की ईडी हिरासत में भेजा और उन्हें हिरासत में रहते हुए दवाई लेने और घर का खाना देने की अनुमति भी दी। साथ में एजेंसी को यह हिदायत भी दी कि वो संजय राउत की तबीयत का भी ख्याल रखें और उनसे पूछताछ के समय का भी। मुंबई से शोहित मिश्रा और कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। बीजेपी नेता और रेलवे पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन और उनके बेटों पर गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर 2 करोड़ की ठगी का आरोप है। आरोप के मुताबिक 100 करोड़ रुपए में रेलवे के अलावा कई और प्रोजेक्ट्स देने की डील हुई थी। क्या है पूरा माजरा, जानने के लिए देखिए मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। ये है मुंबई के बड़े कारोबारी, फिलहाल हम इनका नाम और पता नहीं बता रहे। इनका आरोप है कि बीजेपी नेता और रेलवे पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न और उनके बेटे ब्रजेश रत्न ने रेलवे के अलावा कई और प्रोजेक्ट दिलवाने के नाम पर उनसे 100 करोड़ की डील की और 2 करोड़ रुपए एडवांस ले लिए। बाद में पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। अगले दिन मेरे पास सुबह 9 बजे राहुल शाह का फ़ोन आया और कई सारे मिस कॉल भी आए थे अनीस बंसल के, जो भाई साहब आप 2 रुपये का टोकन लेके काम आपका हो जाएगा, 2 रुपये का टोकन लेके आप वहाँ कुशाक रोड पे जाइए।
जहाँ पे ये कॉल करेंगे गृह मंत्री साहब को और अगले 1 घंटे में आपकी मीटिंग करवाई जाएगी। शिकायतकर्ता के मुताबिक वो होटल के कारोबार में है और रेलवे में भी काम करना चाहता था। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात राहुल शाह और अनीस बंसल से हुई। दोनों ने इसी साल 27 मार्च को ब्रजेश से मिलने के लिए लुटियन दिल्ली के उसके कुशक रोड के एक बंगले में बुलाया। बताया गया कि ब्रजेश के पिता रमेश चंद्र रत्न बीजेपी नेता हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये भी कहा गया कि इनका गृह मंत्री और उनके बेटे के साथ रोज का उठना बैठना है और आरोप है कि 2 करोड़ रुपए एडवांस लेकर उसी रात अमित शाह से बात कराने का वादा किया गया था। ये भी कहा गया कि उनकी इतनी ऊंची पहुंच है कि वो किसी को भी राज्यसभा सांसद और गवर्नर भी बना सकते हैं, लेकिन ना तो कारोबारी का काम हुआ और ना ही पैसे मिले। उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। फिर मेरे एक मित्र हैं, उनके सहयोग से मैं पहुंचा 9 कृष्णा मेनन मार्ग, क्योंकि ये गृह मंत्री अमित शाह के नाम से ये पैसे उगाए ही गए हैं। और फाइनली इन्होंने, ब्रजेश रतन ने ये बताया था, जो 2 करोड़ तो साहब के पास आगे चले गए, ठीक है, आप वहाँ जाके अपने पैसे ले आओ और 3 करोड़ और दे दो क्योंकि मेरी बात खराब हुई है। तो मैं तो बिल्कुल ही शॉक में था जी, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने डायरेक्ट जो है गृह मंत्री जी के यहाँ गया, 2 एप्लीकेशन, एक कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के नाम से लिखा, एक प्रति मैंने माननीय गृह मंत्री जी को दी और उसके बाद जो है ये स्पेशल सेल वालों ने उसके बाद ये केस दर्ज करवाया। जब इस मामले में हमने रमेश चंद्र रत्न के बारे में पता किया तो पता चला कि वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन नहीं बल्कि रेलवे पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन हैं। रमेश चंद्र कैमरे पर तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने फोन पर बताया कि मैं बीजेपी से जुड़ा हूं, मेरा जीवन शीशे की तरह साफ है, पुलिस जांच कर रही है, जांच में सब साफ हो जाएगा। हम रमेश चंद्र रत्न के घर भी गए। ये उनकी सरकारी कोठी है जहां हमें बाउंसरों के अलावा कोई नहीं मिला। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी उसे बार बार धमकी दे रहे थे। ठगी गृह मंत्री अमित शाह के नाम से की गई थी, इसीलिए 9 जून को सीधा वो गृह मंत्री के घर पहुंचा और उसने पूरे मामले की शिकायत की। इसके बाद गृह मंत्री के दफ्तर से तुरंत दिल्ली पुलिस को इस मामले की जांच के आदेश दिए गए। जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने 1 जुलाई को इस मामले में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज कर लिया। हालांकि अब तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक छात्र जिसको 100 में से मिले 151 नंबर। कहां का है पूरा मामला दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिहार के दरभंगा जिले में बीए के एक छात्र को 100 में से 151 अंक मिले। ये मामला ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का है। यूनिवर्सिटी की तरफ से आए जारी किए गए इन अंकों की हर जगह चर्चा है और वाकया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मुश्ताक अहमद का कहना है कि ये गलती से हुआ है और इसमें संशोधन कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए अपने दूसरे वादे की घोषणा कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात को दूसरी गारंटी के तौर पर बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया है। तो आज गुजरात की सोमनाथ की पावन धरती से मैं ऐलान करता हूं कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनेगी तो अगले 5 साल के अंदर गुजरात के हर बेरोजगार युवा को हम रोजगार देंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अरविंद केजरीवाल का दूसरा चुनावी वादा, दूसरी गारंटी। गुजरात के सोमनाथ जिले के वेरावल में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने वादा किया कि 5 साल में हर बेरोजगार को रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी निकालेंगे, नौकरी के लिए होने वाले पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्त कानून बनाएंगे, सहकारिता क्षेत्र की नौकरी का सिस्टम सुधारेंगे।
आम आदमी पार्टी का मानना है कि बेशक गुजरात में बिजनेस माइंडेड लोगों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन बेरोजगारी की जो समस्या पूरे देश में है वो गुजरात में भी है। गुजरात में लाखों की तादाद में युवा बेरोजगार है, जो शिक्षित है, जो पढ़े लिखे हैं, वो बेरोजगार है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि हेड क्लार्क की भी एग्जाम होती है, उसकी भी सरकार भर्ती निकालती है, उसमें भी लाखों की तादाद में फॉर्म आ रहा है भर्ती के लिए। मतलब यही बताता है कि गुजरात में युवा कितना बेरोजगार है। जो लड़के हैं रोजगार नहीं है, बेचारा को कोई काम धंधा नहीं तो मर जाते हैं, आत्महत्या करते हैं। तो उसके लिए जो आम आदमी पार्टी आ जाएगी, तो केजरीवाल साहब आ जाएंगे, तो युवाओं को एक उत्साह है कि ये पार्टी आएगी तो हमको रोजगार मिलेगा, फैमिली को भी थोड़ा साथ सहकार मिलेगा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने और 31 दिसंबर 2021 तक का सारा बकाया बिल माफ करने का चुनावी वादा भी कर चुके हैं। इस समय केवल आम आदमी पार्टी है जो गुजरात में चुनाव प्रचार भी कर रही है और चुनावी वादे भी कर रही है। हालांकि ये आम आदमी पार्टी की आदत और स्वभाव के अनुरूप भी है और संभावना ये भी है कि हो सकता है अगले महीने से आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा करना शुरू कर दे। सोमनाथ से अपने कैमरा सहयोगी सुनीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन आमिर खान और फिल्म को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। फिलहाल देखिए फिल्म का ट्रेलर। जो भी हुंदा है वो हम कर दें या फिर हम हवा विच एवं ही उड़ते फिरते हैं यहाँ से वहाँ। तुम्हारी बहन को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। कहाँ रहते हो? अपने घर विच। बुद्धू हो क्या? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। आपका बच्चा अलग है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, कुछ होते हैं नॉर्मल और कुछ नॉर्मल से कम, जैसे आपका लाल। मैं ले लेता हूँ। ओए, तू अपना काम कर, वो खुद उठाएगा। किसी से कम नहीं है तू, बाकी बच्चों जैसा ही है। मैं जो किया है वो हमेशा याद रखी। अब कुछ लोग विश्वास नहीं करते, पर जिंदगी में चमत्कार होते हैं जी। हाँ, मम्मी कहती थी कि हर एक दी अपनी तकदीर होती है, कि सारा कुछ लिखिया होता है। मैंने नहीं पता कितने लिखिया है सब, किसने लिखिया है और क्यों लिखिया है जो लिखिया है। रूपा मेरे साथ ब्याह करेगी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही पर जावे, मन नहीं भरता। क्या पता हमें है कहानियां हैं, कहानी में हम पम। दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल से सिटी सेंटर में फिलहाल बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी पवन कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।